पहले मैंने राजनीति तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ शुरू करी थी और तब से मेरे अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा थी। फिर पार्टी का विवाद बढ़ता गया तो फिर हम लोगों ने अपना दल सोनीलाल उसी समय नई पार्टी को रजिस्टर कराया। तो ये पूरा झगड़ा आपके सामने ही हुआ पार्टी के अंदर? जी हाँ जी। पल्लवी पटेल को रोक दिया आपने? हाँ बिल्कुल, नहीं हो सकता। तीनों ही लोग एक ही धारणा के हैं। हॉस्पिटल के अलावा और क्या क्या बिजनेस? पुश्तैनी खेती बाड़ी बहुत है। अब बहन मायावती जी के पास आई तो जमीन से वो चीजें खत्म हो चुकी थी। पार्टी सत्ता में है और सत्ता में होने के बावजूद भी अगर नेता पार्टी छोड़ करके जाए तो आप समझ सकते हैं। अखिलेश जी के संपर्क में कब आया? मैं पहले जब वो एज ए मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके पास आता जाता था। मैंने कई काम भी उनसे लिए थे और इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे ऑफर मिलता था, लेकिन मनभेद अगर होता रहता है तो उसका सुलह समझौता नहीं होता। तो मुझे लगा कि पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। देखिए, पीडीए केवल समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पीडीए पूरे देश का मुद्दा है। मैं स्वयं भी मनुस्मृति का समर्थन भी नहीं करता हूँ। तो ऐसा क्या वजह होगा कि राज्यसभा के चुनाव में ही हम व्हिप को तोड़ करके जाएंगे? कोई रामचरितमानस का अपमान नहीं कर रहा था। वो जो लोग पार्टी को छोड़ करके गए वो लोग लालच में गए और डर में गए। आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा उनका दिल जाना। अपने गिरते हुए वजूद को संभालने के लिए वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी किए समाजवादी पार्टी में रहते, क्या आप उनके बयानों से सहमत रहे हैं? किसी को भी अपने मन की अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में। हम आप व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? हम धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम शूद्र हैं इसलिए हमारा बंगला धुलवाया गया। आज इस देश का बहुसंख्यक समाज शूद्र है। आज बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि विधायक जब ये आरक्षण के लिए आप कितने दिन तक लड़ते रहेंगे? किसी धर्म की तुलना दूसरे धर्म से बड़ा और छोटा के रूप में नहीं की जा सकती है। माननीय ब्रजेश पाठक जी के पास जब उनके विभाग का कोई काम ही नहीं रहता है तो पॉलिटिकल एजेंडे से हट करके वो डीएनए पर चर्चा कर रहे हैं। आज सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका कद बिल्कुल कम हो गया है। क्या आज देशवासियों को पता है कि उस पुलवामा की घटना में सरहद का देश का कौन सा गद्दार था? कि हमारी देश की सेना निश्चित रूप से सक्षम है। सीज फायर की घोषणा करना ये देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ और वह भी उस अमेरिका के कहने पर, अमेरिकन राष्ट्रपति के कहने पर। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। जनरल फिजिशियन के तौर पर वो समाज सेवा करते रहे, लोगों का इलाज करते रहे और अब राजनीति में आ चुके हैं। अब राजनीति में आके सत्ता पक्ष को जो है वो सवाल करते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनका इलाज करने का काम करते हैं। आर.के. वर्मा जी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये राजनीति की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? मैं कई लोगों को एक प्रकरण बता चुका हूँ। जब मैं विधायक निर्वाचित हुआ और मेरी विधानसभा के एक ऐसी जगह पर एक कार्यक्रम था जो कटरा गुलाब सिंह एक बाजार है प्रतापगढ़, जो हाँ प्रयागराज प्रतापगढ़ की सीमा पर है और विश्वनाथगंज विधानसभा का वो अंतिम गांव है। एक अग्रणी समाज के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन था और मुंबई से भी काफ़ी उद्योगपति आए थे जो वहाँ से माइग्रेटेड थे। तो ये सवाल पहली बार उन लोगों ने किया कि सर, आप चिकित्सक हैं और ये पेशा और राजनीति का दोनों अलग अलग है, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और आप कैसे राजनीति में गए, कब गए? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जब छात्र था और तब से मेरे अंदर चुनाव लड़ने की इच्छा थी और मैंने बहुत सारे मूवमेंट भी किए थे। उन्हें बताया कि 1992 में हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उम्र में रिलैक्सेशन के लिए, जो ओवर एज हो जाते थे, तो एक बड़ा मूवमेंट किया था और उस समय भारत सरकार में परिवार कल्याण मंत्री सीताराम केसरी जी हुआ करते थे। उनके घर का घेराव किया था और जंतर मंतर पार्क पर धरने दिए थे, वहाँ से गिरफ्तारी हुई थी। शरद यादव जी ने हम लोगों को छुड़वाया था और हमारा मामला लोकसभा में उठाया था और उसके बाद एक प्रवर समिति बनी थी और उसके बाद फिर निर्णय हुआ कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को 5 वर्ष का
उम्र में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो हमने जब उन्हें अवगत कराया तो उस बीच में उसी भीड़ में बैठे हुए थे जो हमारे गुरु रहे हैं, एक टंडन जी। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, मैं आपको विधायक जी बोलूं या राकेश बोलूं? तो मैंने कहा आप मेरे गुरु हैं, मुझे लगता है कि जो हमारा संबंध है, अगर आप राकेश कहेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बोले आपको नहीं पता कि आप राजनीति में कब से हो? तो मैंने कहा आप मेरे गुरु हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे आप। बोले कि मैं तुम्हें बताता हूँ, सबको बताता हूँ कि जब आप कक्षा 6 में इस विद्यालय में जब आप एडमिशन लेने आए थे और एडमिशन हो गया तो 15 दिन के बाद मैंने एक क्लास मॉनिटर बनाया और आप क्लास से गए प्रिंसिपल के पास और कहा आपने प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल साहब, टंडन सर ने बहुत गलत काम किया। उस समय की अपनी बाल्यावस्था की भाषा में मैंने कहा कि प्रिंसिपल साहब, टंडन सर ने बहुत गलत काम किया। बोले अरे चेला, क्या गलत काम किया? तो बोले कि जो है सर ने जो है क्लास मॉनिटर ऐसे ही बना दिया। क्लास मॉनिटर या तो उसको बनाइए कि जी उसको टेस्ट लीजिए, सबसे ज़्यादा नंबर उसके हमें, या चुनाव करा करके। तो बोले कि हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती की। तो एक दो और अध्यापक थे, उन्होंने बुला लिया। बोले कि बड़ा अच्छा एक विषय आया है, आज ये भाई टंडन सर ने बहुत बड़ा अपराध किया है और चेला शिकायत लेकर के आया है। उन लोगों ने पूछा क्या है? तो बोले कि उन्होंने अपनी मर्जी से क्लास मॉनिटर बना दिया और इस चेले को आपत्ति है। तो बोले टंडन सर को बुलाया जाए। तो तुरंत चपरासी भेज करके उनको बुलाया गया और आते हैं तो मजाकिया लहजे में हर कोई था। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी और चेला आपकी शिकायत लेकर के आया है कि आपने अपने मन से क्लास मॉनिटर बना दिया। तो बोले कि सब लोग हंसने लगे और मुझे भेज दिया। तो बोले कि तभी से मैं समझ गया था कि ये एक दिन नेता बनेगा और पक्का बनेगा। और जब मैं सुना कि आप चुनाव जीत गए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता, ओल्ड एज में थे। तो यह चीज़ जो है हर किसी के अंदर वो जन्म से लेकर के पैदा होता है। MBBS कहाँ से किया आपने? हमने BMS किया था राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से। जब स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, ये यूपी उत्तराखंड दोनों एक हुआ करता था, उस समय का था। और उसके बाद फिर थोड़े दिन तक हमने जो है, आप जानते हैं कि स्टेट अलग हो गया तो मैं थोड़े दिन वहाँ पर जॉब भी किया और फिर मैं छोड़ कर के आया, अपना हॉस्पिटल लगाया, अपना बिजनेस व्यवसाय शुरू किया। और उसके बाद फिर जो है मैंने, जब मैं सक्षम हो गया, चूँकि मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र था उस समय भी मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाह रहा था और पैसे की कमी की वजह से नहीं लड़ पाया था। और इसका भी मैंने रेफरेंस कई जगहों पर दिया कि कितने डॉक्टरों ने उस समय मुझे जो है मदद करी थी। मैंने उनका पैसा वापस जब लौटाया तो कहे नहीं अब नहीं चाहिए, तुम चुनाव लड़ो। मैंने कहा नहीं, अब मैं चुनाव तभी लड़ूंगा जब मैं स्वयं पैसा कमाऊंगा और अपने पैसे से चुनाव लड़ूंगा। तो हॉस्पिटल के अलावा और क्या क्या बिजनेस है? बिजनेस मेरे पास पेट्रोल पंप का बिजनेस है और लॉज है और बाकी पुश्तैनी खेती बाड़ी बहुत है। सब प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में? हाँ, सब इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में? हाँ, इलाहाबाद में। तो प्रतापगढ़ में मेरी पुश्तैनी जो है जमीनें और है, काफी है। कितने बेड का हॉस्पिटल चलता है आपका? मेरा जो है 80 बेड का हॉस्पिटल है। 80 बेड का हॉस्पिटल है, किस नाम से? सरदार पटेल हॉस्पिटल। सरदार पटेल हॉस्पिटल के नाम से चलाते। अच्छा, सक्रिय राजनीति में कब आए? आपको ने अपना दल कब ज्वाइन किया? मैं आपको बताऊं, पहले मैंने राजनीति तो डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ शुरू करी थी और उसके बाद फिर चूंकि मैं उधर उत्तराखंड चला गया, जॉब में भी रहा और फिर उनसे थोड़ा सा दूरियां हो गई। मैं वापस जब लौट करके आया तो 2007 का चुनाव जब वो सोराव विधानसभा से लड़ रहे थे तो उस समय हमारी फिर से नज़दीकियां हुई और उनके चुनाव में मैंने बहुत मदद करना शुरू किया। चूँकि उनका जो कार्यालय था मेरे अस्पताल के बिल्कुल पास में था, चुनाव खर्चे वगैरह सब हम लोग वहीं से दिया करते थे। लेकिन जब 3-4 दिन चुनाव रह गया तो कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि फिर मेरा मनभेद हो गया उनसे। और मनभेद के पीछे आपको ध्यान होगा 2007 में जब भारतीय जनता पार्टी से अपना दल का गठबंधन हुआ था तो उस समय एक चुनाव को लेकर के, एक प्रचार को लेकर के मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। हम लोग जो मंच से कहते हैं मुझे लगता है कि उसको व्यवहार में लाना चाहिए। उस समय संरक्षक के रूप में इंजीनियर बलिहारी चौधरी साहब थे, तो हमने बहुत कड़ी आपत्ति जताई कि हमने कहा ये ठीक नहीं है।
मुझे लगता है कि अभी हम ग्रोइंग पार्टी हैं और हम जो मंच से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो कह रहे हैं, हमको उसको अपने आचरण के व्यवहार में लाना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए। नहीं तो हम मंच से कुछ और बोले और जाकर के कुछ और करें, ये ठीक बात नहीं। मैंने अंतिम समय मैंने कहा मैं आज के बाद नहीं आऊँगा, मैंने छोड़ दिया। और 2007 में उनके चुनाव के वक्त अंतिम में, और वो चुनाव गड़बड़ हो गया। उसके पहले एक सामान्य सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा था, वो 31,000 वोट पाया था, 3,000 से चुनाव हारा था, और डॉक्टर सोमनाथ पटेल वो चुनाव 20-21,000 में सिमट गया था। जबकि मुझे लगता है कि मतदाताओं की संख्या और मतदाता बढ़ गए थे, कम से कम 40,000 के आसपास वोट मिलना चाहिए था, तो नहीं मिला था। तो मैं उसके बाद बीएसपी में डॉक्टर विजय प्रताप एमएलसी थे, जो मेरे पहले से वेल नोन थे, तो वो मुझे बहन मायावती जी के पास ले गए और उन्होंने जो है पहले 2009 का लोकसभा का टिकट के लिए बात करी, फिर किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा क्या प्रतापगढ़ लड़ लोगे, डरोगे तो नहीं? मैं फूलपुर चाह रहा था, तो बोले डरोगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं, हम लोग गरीब परिवार से हो सकते हैं, किसान परिवार से हैं, यद्यपि जनपद प्रतापगढ़ राजे रजवाड़ों के रूप में जाना जाता है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगा कि यहीं से क्यों ना आजमाया जाए, तो फिर वहाँ से शुरू किया और फिर उन्होंने लोकसभा का मुझे टिकट भी किया, अंतिम समय में टिकट काट दिया। फिर मैं बगावत करके उनकी पार्टी भी छोड़ा, उन्होंने मुझे निष्कासित किया, और फिर ये सब क्रम चला। फिर मैंने पहला चुनाव बिना सिंबल के चुनाव लड़ा, और वह कौन से सन में? वो मेहनत जो है 2014 में, वो मेहनत जो है रंग लाई, और लोगों ने मेरे चुनाव को हाथों हाथ लिया कि जो व्यक्ति बिना सिंबल के चुनाव लड़ा हो, बिना किसी रिकग्नाइज्ड पार्टी के, और वो जिताया जाए, तो उनका आशीर्वाद जनता का मिला और मैं विधानसभा में चुन करके आया। आज तीसरी बार आपके बीच में विधानसभा में तो 2012 में हुआ था चुनाव? 2012 में हुआ था। उसके बाद 2014 में, चूंकि मैं उस समय लोकसभा का प्रत्याशी था, मेरा टिकट कट गया। 2014 में अचानक सीट खाली हुई, उपचुनाव में जीते थे आप। तो उसके पहले में चूंकि मैं लोकसभा का प्रत्याशी था, तो जब मेरा टिकट कटा तो उपचुनाव में जब 2014 में हुआ तो समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे आप? नहीं, मैं वो बिना सिंबल के चुनाव लड़ा था, फिर अपना दल मैंने ज्वाइन किया था। अपना दल नहीं, तो निर्दलीय जीते थे आप? वो बिना सिंबल के था। अपना दल ने सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं था, और मैं चूंकि अपना दल में बहुत पहले से था, तो डॉक्टर सोमनाथ पटेल के साथ में था, लेकिन बीच में एक गैप हो गया, छोड़ दिया था। तो वो सहानुभूति, वो रिश्ते तो बने रहते हैं। तो 22 में ऐसी क्या वजह रही? फिर 17 में फिर लड़े चुनाव? नहीं, 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन से चुनाव लड़ा, अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ा। दूसरा चुनाव अपना दल के सिंबल पर लड़ा, जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट। अपना दल अनुप्रिया पटेल वाली ना? अपना दल अनुप्रिया पटेल, क्योंकि उस समय जब बंटवारा हुआ था, तो हरबंस सिंह सांसद हुआ करते थे, मैं विधायक हुआ करता था, और अनुप्रिया जी सांसद थी। तो उस समय माता कृष्णा पटेल जी ने उनकी जो नेता की सीट के लिए हरबंस जी को लिख दिया था, स्पीकर को। तो मैंने खुद जो है आपत्ति लगाई, और वहां पर जाकर के हम लोगों ने कहा कि अगर पार्टी का बंटवारा करना है तो निर्वाचित सदस्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो 2 सदस्य इधर हैं, एक सांसद एक विधायक, तो सीट इन्हें मिली, अनुप्रिया जी को मिली। और उसके बाद फिर पार्टी का विवाद बढ़ता गया, तो फिर हम लोगों ने अपना दल सोनेलाल उसी समय नई पार्टी को रजिस्टर कराया था। उस वक्त मैं आप स्टेट प्रेसिडेंट था। हालांकि अच्छा, ये पूरा झगड़ा आपके सामने ही हुआ पार्टी के अंदर? जी हाँ, जी हाँ। तो कभी रोकने की कोशिश किया? बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। मुझे लगता है कि 2014 से लेकर के 16 तक बहुत कोशिश किया, कितने झगड़े हुए, मुकदमे हुए, और सब जो है रात भर पंचायत। अच्छा, ये झगड़ा मतलब जैसे पल्लवी पटेल हैं और कृष्णा पटेल, ये पूरा खैमा एक तरफ है, अनुप्रिया पटेल और दूसरी बहनें वो एक तरफ हैं, तो क्या इसमें भी सिर्फ वर्चस्व की ही लड़ाई है? सच बात तो ये है कि मैं साथ में रहा हूँ, परिवार के साथ में रहा हूँ, वो हमारी पार्टी रही है। उस समय पल्लवी पटेल जी राजनीति में एक्टिव नहीं थी। जब तक मैं था, मैं स्टेट प्रेसिडेंट पार्टी का था, पार्टी को मेंबर नहीं थी। लेकिन अंतिम समय में जब नाराजगी मेरी कुछ हो रही थी पार्टी से, तो एक दिन उनकी उपस्थिति यहाँ पर दारू सभा की हमारी मीटिंग में हुई, और जिस तरीके से उपस्थिति हुई, मैंने स्वयं नाराजगी जताई। मैंने कहा ये पार्टी का अनुशासन नहीं हो सकता है, आप जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आओ, अभी आप पार्टी के मेंबर नहीं हो, ये कोई घर, ये घर की संपत्ति, घर की जागीर नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी है। प्रदेश के कोने कोने से अनुभवी नेता
पार्टी में काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, ये घर का झगड़ा आप घर कर लेना, यहाँ नहीं हो सकता कभी। तो अनुप्रिया पटेल के सामने तो जो है पल्लवी पटेल आई थी। हाँ, मैंने उन्हें नहीं आने दे, मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, आप घर का झगड़ा घर में करना। पल्लवी पटेल को रोक दिया आपने? हाँ बिल्कुल, नहीं हो सकता। मैं तो आशीष जी को भी रोक देता था। आप जानकारी करेंगे तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, तो आशीष जी भी जब इंटरफेयर करते थे तब भी मैं रोक देता, नहीं ये पार्टी है और पार्टी के तरीके से चलेगी, यहाँ भी लोकतंत्र है, ये घर के तरीके से यहाँ पर फैसले नहीं लिए जाएंगे। जब पंचायत का चुनाव आया था 2016 में, तो आशीष जी ने सलाह दिया था कि ऐसे हमें कैंडिडेट देना है और सब लोगों से नॉमिनेशन करवाना है। तो मैंने कहा नहीं, अभी हम ग्रोइंग पार्टी हैं और हमारे एक वार्ड में एक से ज़्यादा कैंडिडेट लड़ेंगे, 10-10 लोग आवेदक हैं, हम किसका प्रचार करेंगे? हम एक का प्रचार करेंगे, 9 हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, पार्टी कैसे चलेगी, खर्चे कैसे चलेंगे, उनका बहुत सारे जरिए हैं और आपको इतना अनुभव है, मुझे लगता है कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, आप चलाओ पार्टी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें ग्रोइंग स्टेज में हमें पार्टी का इतना बंटवारा नहीं करना चाहिए और हम पंचायत के छोटे चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं। तो अंत में जब मैंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, तब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए जो करना है वो करिए। फिर ये बातें थोड़ी बातें होती हैं जो मन में पड़ी रहती हैं, बढ़ती जाती हैं। 2017 के बाद अच्छा, इस पूरा जो घटनाक्रम है, इसके पीछे आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और आशीष पटेल, ये सारे सच बताएं, एक बहुत हो सकता है सुनने वाले दर्शक को ये ठीक ना लगे, लेकिन तीनों ही लोग एक ही धारणा के हैं। मुझे लगता है कि 3 नहीं, अब तो 4-5 सदस्य हो हैं, 5 सदस्य एक ही धारणा के हैं और सब कुछ आप समझ सकते हैं। जैसे अभी अपना दल सोनेलाल, अपना दल सोनेलाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं और आप समझ सकते हैं कि उन परिस्थितियों में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो और उन्हीं के पति महोदय मंत्री हैं, नहीं, उन्हीं के पति महोदय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उदारता है। क्या इसे आप उदारता कहेंगे? इसके पार्टी के लोकतांत्रिक नजरिए से ये ठीक है क्या कि पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और पति कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पत्नी केंद्र सरकार में मंत्री हो और पति प्रदेश सरकार में मंत्री हो, बाकी कोई ना हो। जब मैं 2017 में चुनाव जीत करके आया तो आप जैसे बहुत सारे मीडिया के लोगों ने उठाया ये बात कि मैं उस समय, उसके पहले मैं पार्टी का विधानसभा में अपनी पार्टी का नेता था, नेता अपना दल जिसे कहते हैं। तो मैं अपनी पार्टी का नेता था, मेरे पास उतना दिनों तक विपक्ष में रह करके काम करने का अनुभव था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब 2017 में सरकार बनने की बारी आई तो मुझे उस समय जो है अनुप्रिया जी आई और बोली कि देखो अभी तो हम लोगों ने केवल एक राज्य मंत्री का पद लिया है। तो हम लोगों ने बात रखी, हम कहा ऐसा क्यों? वहीं पर ओम प्रकाश राजभर के पास एक कैबिनेट और ये जा रहा है, हमारे पास ओम प्रकाश राजभर से 2 गुना ज्यादा मेंबर हैं और फिर भी हम एक राज्य मंत्री का पद क्यों ले रहे हैं? तो बोले कि कुछ बातें हैं वो हम आप सब लोगों को बाद में बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सच ये था कि उन्होंने एक समझौता कर लिया था, केंद्र में मंत्रालय चाहिए था। नहीं, केंद्र में तो उनको मंत्रालय दिला चुके थे हम लोग पहले ही। उन्होंने एक समझौता कर लिया था कि आशीष पटेल जी की जब यहाँ पर एमएलसी का पद खाली होगा तो एमएलसी बना करके आप उनको कैबिनेट बनाएंगे, तब तक हम कैबिनेट नहीं लेंगे, ये समझौता। तो उस वक्त जैकी को बनाया गया, जैकी को राज्य मंत्री बनाया गया। हमें उन्होंने कहा कि आप तो नेता है, नेता बने रहे। मैं कहा मैं इस्तीफा देता हूँ, मैं कोई नेता नहीं बनूंगा, मैंने छोड़ दिया। तो ये जो राजनीति 2022 में आपने जो छोड़ा साथ उनका, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से छोड़ा? देखिए बहुत अच्छा भविष्य था और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जिस विचारधारा को लेकर के चले थे, उस समय कम ही राजनीतिक पार्टियां थी जो सोशल जस्टिस को लेकर के इतने ग्राउंड लेवल पर काम करती रही हों। मान्यवर कांसीराम ने शुरू किया था, लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की कमान बहन मायावती जी के पास आई तो जमीन से वो चीज़ें खत्म हो चुकी थी। वो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में ऊपर तक रह गई और जनाधार खिसक गया, जिसकी वजह से आपने परिणाम देखा होगा कि जैसे 12 खत्म हुआ तो उनकी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन ठीक उसी राह पर इस समय अपना दल भी चल रहा है कि जो कारवां चला था, जिस बात को लेकर के जिस संवेदना के साथ लोगों ने काम शुरू किया था, उसमें मैं ही नहीं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल के साथ में सबसे बड़ा योगदान अगर अपना दल सोनेलाल
या अपना दल को खड़ा करने में रहा है तो इंजीनियर बलिहारी पटेल साहब का उनकी सूझबूझ जो रही है, उनका जो संगठन की जो क्षमता रही है, लोगों के जोड़ने की जो क्षमता रही है, उनका जो अनुशासन रहा है, वो हम लोग आज भी याद करते हैं। एक नेता के रूप में डॉक्टर सोनीलाल पटेल को पार्टी में माना गया, लेकिन संरक्षक के रूप में और हर एक सलाह उनके बगैर, चौधरी बलिहारी पटेल के बगैर नहीं होता था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पार्टी बेसहारा हो गई और दिशाहीन हो गई। सबके अंदर केवल अपनी महत्वाकांक्षा रह गई, उस महत्वाकांक्षा को ही पूरा करना है और लोगों को लग रहा कि ये डॉक्टर सोनीलाल पटेल और चौधरी बलिहारी पटेल साहब ने विरासत हमें दे दी है और हमें इसे राजनीति का व्यापार करना है। इस रास्ते पर जब लोग चलने लगे तो आज पार्टी का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि हर दिन पार्टी का कोई न कोई नेता छोड़ करके जा रहा है। पार्टी सत्ता में है और सत्ता में होने के बावजूद भी अगर नेता पार्टी छोड़ करके जाए तो आप समझ सकते हैं जब सत्ता से बाहर प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। उनके एक नहीं अनेकों नाम आएंगे। आप आज की तारीख में अपना दल सोनीलाल हो या अपना दल हो, नीलू पटेल राष्ट्रीय महासचिव थे, जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनमें से आज 90% नेता छोड़ चुके हैं। आपका हाथ तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी में लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा करवा दिया वहां पे? जो व्यक्ति जहां पर रहेगा तो निश्चित रूप से उस परिवार के लिए, उस पार्टी के भलाई के लिए काम करेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो ऐसे सभी उन साथियों को जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में दिलचस्पी रखते हैं, जो भारत के संविधान को सुरक्षित रखने में दिलचस्पी रखते हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, सामाजिक न्याय से सहमत हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनको अपनी पार्टी में लाने का प्रयास भी करेंगे। तो ये तो हमारा कर्तव्य है। अखिलेश जी के संपर्क में कब आया? मैं 2022 के चुनाव के ठीक 6 महीने पहले मैं उनके संपर्क में आया। हालांकि उसके पहले जब मैं अपना दल सोनीलाल से जब नाराज हुआ था तो पूरे 5 वर्ष में अपना दल सोनीलाल के मंच पर नहीं गया। और लेकिन मैं वह व्यक्ति भी नहीं रहा कि जो मीडिया के बीच में जाकर रोज कुछ न कुछ उल्टे पुल्टे काम करे। वो भी मेरी पार्टी रही है और उसका भी उनके नेता का भी जो है मेरे जीवन में एक प्रभाव रहा है कि उन्होंने दिशा दी कि हमें राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमने कोई ऐसी कभी आपको प्रेस को नहीं बताया, प्रेस के बीच में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। मैंने कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए। किसके माध्यम से आए थे अखिलेश जी के पास आप? मैं सीधे ही मेरे पड़ोस में एक रहते थे तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको ऐसे याद कर रहे हैं। हालांकि मैं पहले जब वो एज ए मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके पास आता जाता था, मैंने कई काम भी उनसे लिए थे और विपक्ष में रह करके उस समय भी मैं उनकी आलोचना भी करता था। और मैं सौभाग्यशाली विधायक हूँ कि उस समय बहुजन समाज पार्टी मुख्य अपोजिशन पार्टी होती थी और इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे ऑफर मिलता था कि जो सरकार बजट पेश करती है, विभागवार बजट आता है, उसका कटौती प्रस्ताव मेरे से रखवाया जाता था। कई विभागों का जो जिसके मंत्री अच्छे पढ़े लिखे होते थे तो लोग मुझे ऑफर करते थे डॉक्टर साहब आपको रखना है। तो मैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जैसे कई मंत्रियों के खिलाफ मैंने जो है सदन के भीतर कटौती प्रस्ताव भी रखे। उस समय पहली बार जब चुन करके मैं आया था और उसके बाद 2017 के बाद तो लोगों के बीच में रह करके मैंने काम किया, क्षेत्र का विकास किया। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलवाया क्योंकि मैं पहले से नोन था। पहले भी उन्होंने कहा था कि पार्टी में आ जाओ, आज मैं आपसे खुलासा पहली बार कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर अपना दल सोनीलाल ने मुझे पार्टी का नेता बनाया है और पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अगर आता हूँ तो ये बदनामी होगी, मेरा चरित्र खराब माना जाएगा और मेरे राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा होगा, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब मैंने आगे चल करके देखा कि बहुत सारी ऐसी मना स्थिति बन रही है कि मनभेद दिमाग में अगर आ गया, मतभेद तो सुलह समझौता कर लिया जाता है, लेकिन मनभेद अगर होता रहता है तो उसका सुलह समझौता नहीं होता। तो मुझे लगा कि पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाया और मुझे कहा कि आप आओ, स्वागत है, आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो उस समय मैंने कहा था कि मुझे 4 सीट में से कहीं लड़ा दीजिएगा, मैं लड़ लूँगा, पूछूंगा नहीं। हालांकि मुझे 4 सीट से इतर 5वीं सीट पर लड़ाया गया और सब जनता का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं चुनाव जीत के आया। पीडीए सपा में पीडीए का मुद्दा जो है वो बहुत चल रहा है कि पीडीए हमारे साथ है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि तवज्जो जो मिली अभी फ़िलहाल माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बनाया गया। इसके अलावा
मुख्य सचेतक मनोज पांडे रहे, पीडीए की बात हो रही थी, उस वक्त मनोज पांडे थे। तो अगड़े समाज को भी बराबर तवज्जो दी जा रही है, ऐसा नहीं है, और बात पीडीए की हो रही है। देखिए, पीडीए केवल समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, पीडीए पूरे देश का मुद्दा है। और आज पूरे देश का जो पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो राजनीतिक से जिसका शोषण हो रहा है, राजनीति से जिसका संवर्धन होना चाहिए, लोकतंत्र में जो समाज शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, जिसकी भागीदारी नहीं है, उसको संरक्षण मिलना चाहिए, संवर्धन मिलना चाहिए। आज राजनीति से उसका शोषण हो रहा है। तो ये मुद्दा पूरे देश का है और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इसीलिए पीडीए का मुद्दा उठाया। ठीक है, आपने जो कहा कि इसमें अगड़ा भी है, तो हम हर उस पीड़ित के साथ हैं जो पीड़ित के प्रति संवेदना रखता हो या खुद पीड़ित हो, हम उसके साथ हैं। आप ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है कि आप जो है वो उस पीड़ित के साथ हैं, लेकिन आपके तमाम विधायक जो कि समाजवादी पार्टी के हैं और उन्होंने राज्यसभा में सिर्फ इसी वजह से जो है वो इस वोट नहीं किया क्योंकि ये कह के गए कि आप यहाँ पे अगड़ों का सम्मान नहीं है, पिछड़ों की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही, चाहे मनोज पांडे रहे हो, चाहे अभय प्रताप सिंह रहे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह रहे हो, तमाम ऐसे विधायक हैं। उन्होंने कहा जिस पार्टी में मनुस्मृति जलाई जाए, जिस रामचरितमानस जलाया जाए जहां पर, वहां पर रहना बेकार है। देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा कभी मनुस्मृति नहीं जलाई गई, लेकिन समाजवादी पार्टी और मैं स्वयं भी मनुस्मृति का समर्थन भी नहीं करता हूं। यह देश भारत के संविधान से चलता है और चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। और हम लोगों ने इसलिए पीडीए की बात करना शुरू किया कि पीडीए ही वह समाज है जो भारत के संविधान से संरक्षित होता है, लेकिन राजनीति में राजनीतिक ताकत से उसका शोषण करने का हमेशा कुचक्र रचा जाता है। और यही वजह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज को जो हिस्सेदारी होनी चाहिए शासन प्रशासन में, सरकार में जो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती रही है। और जो बात आपने कही कि उन लोगों ने ये बात कहकर गए कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, कोई रामचरितमानस का अपमान नहीं कर रहा था। इस देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, और अगर आप उस भारत के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14, 15, 16 को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके मन का विषय हो सकता है, लेकिन हम सब लोग भारत के संविधान के उसके अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। और अपने मन की अभिव्यक्ति कोई भी कर सकता है, और उस समय लोगों के द्वारा मन की अभिव्यक्ति की गई, और वो जो लोग पार्टी को छोड़ करके गए वो इस बात के लिए नहीं गए कि पार्टी ने मनुस्मृति जलाया। पार्टी ने कहीं मनुस्मृति को नहीं जलाया, लेकिन पार्टी मनुस्मृति का स्वागत भी नहीं करती है। वो लोग लालच में गए और डर में गए, या तो सत्ता के डर से गए या सत्ता के द्वारा प्रलोभन देने पर गए। इस बात का मैं दावा करता हूं, इसके अलावा और कोई विषय नहीं है। सत्ता के दबाव में, सत्ता के डर से या लालच में, आपका कहने का मतलब ये। इसी जगह पे जहां आप बैठे हुए हैं, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह सब इसी जगह पे बैठे, और उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति जो कि रामचरितमानस की चौपाइयों को उसमें से निकलवाने की बात करता है, और वो पार्टी में रहा जिसने रामचरितमानस को जिनके लोगों ने जलाने का काम किया, वो पार्टी में रहा, और अखिलेश जी से हमने शिकायत की तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जब ऐसा व्यक्ति वहां पे रहेगा तो हम लोगों के रहने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो जब व्यक्ति लालच और मोह और लोभ के अधीन हो जाता है, उसके बस में हो जाता है, तो एक बहाना जरूर बना लेता है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में इस तरह की भावना होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी से इस्तीफा दिया और चले गए, उनको रोकने का प्रयास हुआ होता, वो स्वयं पार्टी छोड़ करके चले गए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में कोई इस तरह की बात नहीं थी, और हम सब लोग तो तटस्थ थे। हम लोगों ने इन्हें भी देखा था जो साथी राज्यसभा के चुनाव में छोड़ के गए। अगर ये बात थी तो आप पहले क्यों नहीं गए? अगर आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात से नाराजगी थी तो पार्टी फोरम पर बात कर सकते थे। तो ऐसा क्या वजह होगा कि राज्यसभा के चुनाव में ही हम व्हिप को तोड़ करके जाएंगे? तो राज्यसभा के चुनाव में आप जा रहे हो तो निश्चित रूप से लालच और लोभ में ही जा रहे हो, या डर की वजह से जा रहे हो, या ऐसा अवैध कोई कारोबार की हो जिसकी वजह से डर के मारे जा रहे हो, या कोई लालच दी गई हो और वो आप प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता है। अखिलेश जी आज जो सम्मान की बात है, मनोज पांडे जी को
बेहद सम्मान पार्टी में दिया गया, मुख्य सचेतक बना करके रखा गया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए हैं, उनका क्या हाल हो रहा, उनका दिल जान रहा। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह की बयानबाजी किए समाजवादी पार्टी में रहते, क्या आप उनके बयानों से सहमत रहे हैं जो तमाम चौपाइयां हटाने की बात की? मैंने आपको एक बात मैं बताऊं कि एक राजनीतिक व्यक्ति का एजेंडा जो है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, ये है समाजवादी पार्टी से जोड़ करके मत देखिएगा। मेरा, चूंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, साथ ही साथ एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं। जो किसी को भी अपने मन की अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, और उन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति करी, तो अगर हम ये कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि मेरा अपना विचार है। स्वामी ने अगर ये कहा कि समाजवादी पार्टी का विचार है या आर.के. वर्मा का विचार है, तो ये गलत बात है। लेकिन उनका ये मेरा विचार है। और हाँ, ये बात गलत है कि राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को जो अपना हमारा जो एजेंडा है, वो राजनीति हमारा एजेंडा और ये देश और समाज हमारा एजेंडा होना चाहिए। धर्म हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी न कभी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है, लेकिन उस समय यह होने लगा था कि उसको एक एजेंडे के रूप में बना लिया गया था। वो मेरी नज़र में ठीक नहीं था। लेकिन आज भी मैं इस बात को मैं कहता हूं कि जो भी छात्र पढ़ता है, तो तुलसीदास को आप किस रूप में पढ़ते हैं? एक कवि के रूप में पढ़ते हैं ना। एक बच्चे को तुलसीदास एक कवि के रूप में पढ़ाए जाते हैं ना। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी, तो अगर किसी ने कहा कि हमने ये पढ़ा और उसको कवि तुलसीदास कह दिया, तो कोई अपमान नहीं कर दिया। कवि तुलसीदास ने ये लिखा, तो हर कोई बात ये, आज भी मैं भी यही बात कहता हूं कि भारत का संविधान इस देश में छुआछूत भेदभाव का विरोधी है। भारत का संविधान छुआछूत भेदभाव में विश्वास नहीं करता है, इसको अपराध मानता है। और अगर ऐसी कोई धारणाएं कही हैं, तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, जो लोग आरोप लगा करके गए, वो अपने निहित स्वार्थ में गए। समाजवादी पार्टी का ना कोई दोष है, ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता की वजह से गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन रामचरितमानस की चौपाइयों का विरोध किया उन्होंने खुलकर, वो जय वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, ये सब, क्या आप भी इसका विरोध करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं भारत के संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट है जी, जिसको आर्टिकल 51 में डिफाइन किया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पैरा 7 में लिखा गया है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मैं स्वयं भी एक वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति हूं। धर्म का, सभी धर्मों का सम्मान करना मुझे आता है, और उस धर्म की व्याख्या को, धर्म की लाइनों को अगर हम अपने वैज्ञानिक रीति रिवाज से उसकी तुलना करने लगेंगे, तो हमें सब गलत नजर आएगा। तो मैं उसको, धर्म की उन लाइनों को विज्ञान में कभी नहीं जोड़ता हूं, लेकिन मैं वैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति हूं। हाँ, एक देश के नागरिक होने के नाते, और हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि इस देश के हर किसी नागरिक के द्वारा जो रीति रिवाज परंपरा जो अपनाई जाती है, उसका एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, और हर मजहब और धर्म के लोगों के द्वारा या मजहब में जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, उसका भी आदर करना चाहिए। लेकिन हम अगर उसकी व्याख्या करने के लिए नहीं है, यहाँ पर जो आप बातें जो कह रहे हैं, जो रामचरितमानस में जो बातें लिखी गई हैं, उसको ना तो डॉक्टर आर.के. वर्मा ने लिखा, ना स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, ना किसी हमारे बीच के किसी और ने लिखा। उसको जो लिखा तुलसीदास जी ने लिखा, और उसके जो व्याख्या करने वाले जो टीकाकार हैं, टीकाकारों ने उसकी जो व्याख्या करी है, आज जैसे ये बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक में आया था, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को सदन में लाया था कि कुछ शब्दों की व्याख्या के लिए। तो मेरा तो सीधा सा यही कहना है कि उस टीकाकार ने जो लाइनों की व्याख्या करी है, हम आप व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? हम आप व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? हम धर्म के प्रवर्तक नहीं हैं, हम राजनीति करने वाले लोग हैं, हम सबको संरक्षण देने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों को संरक्षण देने वाले लोग हैं।
और ऐसे लोगों को भी संरक्षण देने वाले हैं जो किसी धर्म में आस्था विश्वास नहीं रखते, हम उनके भी संरक्षक हैं। तो धर्म की लाइनों की व्याख्या करने का अधिकार हमें नहीं है। हाँ, किसी ने धर्म की लाइनों को जो टीकाकार ने व्याख्या करी है, अगर उसको पढ़ करके सुना दिया और जो अनुचित है, संविधान विरोधी है, उसने कह दिया तो कोई अपराध नहीं किया। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम शूद्र हैं, इसलिए हमारा बंगला धुलवाया गया, हमको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। तो आप स्वीकार करते हैं कि शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय आज भी यहाँ पर चल रहा है इस देश में संविधान लागू होने के बाद भी? मैं आपको बताऊं कि मैं पूछूं कि जब भारत का संविधान नहीं था और इस देश में जो परंपराएं चल रही थी मनुस्मृति के अनुसार चल रही थी, वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार थी, तो उस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही वर्ण थे। आप बताओ कि डॉक्टर R.K. वर्मा एक कुर्मी बिरादरी का व्यक्ति है, वो क्या ब्राह्मण है, क्या क्षत्रिय है, क्या वैश्य है? आप कहेंगे नहीं, शूद्र है। तो हम स्वीकार करते हैं कि तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में हम शूद्र थे और आज इस देश का बहुसंख्यक समाज शूद्र है। वही बात जो लोग कहते हैं भाई पिछड़ेपन का कारण, आज मनुस्मृति को लोग क्यों नहीं मानते, क्यों इससे दूरी बनाते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश हुकूमत में जब इन सब चीजों का विरोध होने लगा, 1795 में ब्रिटिश हुकूमत ने अधिनियम 11 बनाया और बनाया उसमें साफ साफ लिखा कि इस देश के लोगों को अब आज से अधिनियम 11 1795 से इस देश के शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता है। आज बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि विधायक जब ये आरक्षण के लिए आपको कितने दिन तक लड़ते रहेंगे, कितना दिनों तक आरक्षण चाहिए? कभी इस पर नहीं आते हैं कितने दिनों से आपका हक मारा गया था, कितने दिनों तक आपको शिक्षा संपत्ति से वंचित करके रखा गया था। 1813 में ब्रिटिश हुकूमत ने ही अधिनियम बनाया कि आज से इस देश में शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाता है। क्या ये सब जो गलत रीतियां थी, गलत परंपराएं थी, इससे एक बड़े वर्ग की मानहानि नहीं होती थी? उसको पशु से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता था? हम उसी देश के लोग हैं जहां पर आपने त्रावणकोर की एक घटना सुनी होगी। त्रावणकोर की घटना में नांगेली की घटना आपने सुनी होगी। एक बेटी जिसने जो वहां पर मूलाक्रम टैक्स, हर कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जानता है कि वहां के शासक के द्वारा मूलाक्रम टैक्स लगाया जाता था। स्तन की साइज को देख करके उसको टैक्स चुकाना पड़ता था अगर वो अपने सीने पर कपड़ा रखना चाहती है महिला तो, और अगर वो टैक्स नहीं चुकाती तो वह कपड़ा रखने का अधिकार नहीं रखती है। और उसी के क्रम में उसके घर में कुछ नहीं था। जब राजाज्ञा का पालन कराने के लिए वहां पर सिपाही जब जाते हैं तो उसके घर कुछ नहीं था, उसके पिता पर कोड़े बरसाते हैं तो बेटी कहती है मेरे पिता को मत मारो, मैं लाती हूं। तो पिता चिल्ला करके कहता है कि बेटी घर में कुछ नहीं है, टैक्स चुकाने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी बेटी कहती नहीं पापा मैं लाती हूं। उस समय की उसकी लैंग्वेज में आप पढ़िएगा वो दृष्टांत को, और अपने घर में रखे हुए हथियार से अपने स्तन को काट करके अपने जीवन लीला समाप्त कर देती है। इस देश में ऐसी भी कुप्रथाएं और गलत रीति रिवाज और ऐसे शासक रहे हैं जो आंख बंद करके न्याय करने का काम करते। तो क्या ये सिर्फ शूद्रों के साथ होता था? मैं कह रहा हूं कि ऐसी घटनाएं किसी और के साथ अगर दृष्टांत में हो इतिहास में तो आप रख दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, आपको अवसर देता हूं। अभी उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं आप? अभी कुछ लोग देखिए, कुछ जिसे हम सब लोग कभी कभी आवेश में आकर के एक बात कहते हैं कि अभी भी कुछ लोगों के मन में सामंतवाद है। यही सामंतवाद है, जो दूसरे का सम्मान न करे, दूसरे का हक अधिकार मारने का काम करे, वही सामंतवाद है। कुछ लोगों के मन में अभी भी ऐसी धारणाएं हैं, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर लोग, मैं इसलिए इसको जाति से नहीं जोड़ता हूं, सामंतवाद कहीं भी हो सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति सामंतवादी विचारधारा का हो सकता है। उसको अगर अपने पर अहंकार हो गया कि मेरे पास बड़ी मैन पावर है, बड़ी धन की पावर है, मनी पावर है, तो ये अहंकार किसी में हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में इस तरह की धारणा है, जिसका परिणाम आप देखते हैं। कोई घोड़ी पर जाकर के अपने बारात का जश्न मनाना चाहता है तो उसको घोड़ी पर से इतनी आपत्ति हो जाती है। इस देश में हो रहा कि नहीं? आप ही लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि दलित समाज का व्यक्ति जो है शादी के समय घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो आशीर्वाद लेने के लिए क्या मंदिर में नहीं जा सकता? आखिर हम सब अगर हिंदू ही हैं, आज सनातन के नाम पर लोग एक होने की बात करते हैं कि सनातन के नाम पर एक हो जाओ, इनको मंदिरों में जाने से कौन रोका? इनको सार्वजनिक कुओं में पानी पीने से कौन रोका? सार्वजनिक जगहों पर समानता के साथ उठने बैठने खाने पीने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? आज वो पीड़ा है कि नहीं है लोगों में? वो पीड़ा थी ना।
जिसकी वजह से आज आप कहते हो एक हो जाओ, वोट देने के लिए एक हो जाओ, लेकिन यहीं पर जितनी घटनाएं होती हैं, सनातन की बात होती है और ये कहा स्वामी प्रसाद मौर्य या बहुत सारे ऐसे नेता हैं, वो तो इसी कहते हैं कि हिंदू कोई है ही नहीं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम पैदा जरूर हिंदू के घर में हुए हैं लेकिन मरेंगे नहीं हिंदू के घर में। तो क्या इस विचारधारा को लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं कि सनातन नहीं है, बौद्ध ज्यादा बड़ा धर्म है? नहीं, देखिए आप किसी धर्म की तुलना दूसरे धर्म से बड़ा और छोटा के रूप में नहीं की जा सकती है। उसके अंदर के आदर्श क्या हैं, वह धर्म की विचारधारा क्या है, क्योंकि सभी धर्म आपको जीवन जीने की एक कला सिखाते हैं। आपका जीवन जन्म से लेकर के मरण तक आप क्या आचरण, क्या व्यवहार करें, धर्म आपको यही शिक्षा देता है कि अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए, इस सृष्टि के लिए आपका कर्तव्य क्या है वो सिखाने का काम करते हैं। हाँ, ये बात अलग रही है कि दुनिया के, मुझे लगता है कि मुझे आप कुछ भी कह सकते हैं, नास्तिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि लगभग दुनिया के सभी धर्मों में कुछ न कुछ रूढ़ियां रही हैं और अभी भी हैं। और दुनिया के जो विकसित देश रहे हैं, जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर जिनमें पैदा हुआ और उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया, कि जैसे आप गैलीलियो के बारे में पढ़े होंगे कि पहले कहा कि भाई ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो लोगों ने कहा ये तो हमारे धर्म के ही खिलाफ बोल गया। शेषनाग के फन ये पे तो यहाँ तो शेषनाग के फन पर है, वहां है कि सूरज के चारों तरफ, सूरज हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और गैलीलियो को सजा दे दी जाती है। लेकिन उन लोगों ने बाद में स्वीकार किया कि हम गलत थे। दुनिया के ऐसे कई देशों में धार्मिक रूढ़ियां रही हैं, भेद रहे हैं, नस्लों का भेद रहा है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, लोगों ने स्वीकार किया कि हम गलत हैं। और आज दुनिया की तरक्की अगर हो रही है तो केवल और केवल साइंटिफिक विचारधारा पर ही हो रही है। और दुनिया की ऐसी समस्याओं का समाधान है। धर्म से आपने कितने नरसंहार, कितना खून बहा होगा। धर्म हम शांति की बात करते हैं, धर्म हमको शांति और सुकून देता है, लेकिन आप बताओ पूरी दुनिया में धर्म को लेकर के कितनी लड़ाइयां हुई हैं, रक्तपात कितने हुए हैं, सबसे ज्यादा धर्म पे ही लड़ाइयां हुई। तो मेरा तो मानना यह है, मैं एक अलग तरह की बात में समझता हूं कि दोनों अपनी अपनी एक सत्ता है। राज सत्ता, जो लोग अपने आप को बाहुबल के दम पर, तलवार और बंदूक के दम पर, तोप के दम पर जो लेने का मादा रखते थे, वो राजसत्ता चलाते थे। और दूसरे लोग जो ये काम अपने मैन पावर, मसल पावर से नहीं कर सकते थे, संगठन के शक्ति पर नहीं कर सकते थे, तो उनको लगा कि धार्मिक सत्ता कायम करना आसान है और उन्होंने धार्मिक सत्ता कायम करी। तो ये दुनिया के हर देश में ये जो बहस अब धीरे धीरे शुरू हो रही है, सनातन वर्सेस बौद्ध की, पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान की बहस चलती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं जिसमें बौद्ध वर्सेस सनातन की बहस शुरू हो गई है। आप ही के विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया और कहा कि अगर मंदिरों में इतनी ताकत होती तो महमूद गजनवी 16 बार 17 बार सारनाथ मंदिर को लूट के न ले जा पाता। ये बात उन्होंने कही और ये एक विचारधारा की तरफ इशारा करते हैं, बौद्ध विचारधारा की तरफ। तो ये जो बहस छिड़ गई, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, धर्मों को छोटा और बड़ा करके नहीं आंका जा सकता है। हमने कहा कि अगर आप उन धर्मों के तथ्यों का परीक्षण करेंगे तो बहुत सारे लोगों के जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाएंगी। आप इस मंच पर भी अगर चर्चा करेंगे तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो इसलिए छोटा और बड़ा करके नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि जो चर्चा हो रही है, जो बौद्धिस्ट विचारधारा है, जो दर्शन है, जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ आपको 9 दर्शन, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में जो 3 दर्शन है, जिसमें बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीनों जो षड दर्शन कहता है, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन जो कहते हैं, उस कही हुई बात को ये तीनों दर्शन नकारते हैं। जैन, बौद्ध और चारवाक तो सीधे कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृता घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कृता। तो आज चारवाक की बातें दुनिया के दूसरे जो देश हैं, जो जिसको आप पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, पूरी चारवाक दर्शन पर ही आधारित है। तो ये इनकी एक अलग तरह की विचारधारा रही है, जो जीवन और सृष्टि के बारे में इन्होंने जो जाना और समझा और उसको अपने लिपिबद्ध किया,
तो आज उसको किसी से तुलना करके नहीं आंका जा सकता है। बौद्धिस्ट विचारधारा में ज्यादातर वैज्ञानिकता है। एक प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि मैं भौतिक विज्ञान पढ़ रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते उस धार्मिक लाइनों की व्याख्या मुझे करने का अधिकार नहीं, मैं नहीं करता हूं। जो लिखा है मैं ये बात जरूर मैं कहता हूं कि जैसे लोगों ने रामचरितमानस पर बात उठाई, तो मैं ये बात जरूर कहता हूं कि मैं तुलसीदास को एक कवि के रूप में पढ़ा हूं, और उन लाइनों को जब मैं पढ़ता हूं तो एक बात मैं कहता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा। जो संविधान सम्मत नहीं है उनको छात्रों के पाठ्यक्रमों में नहीं रखा जाना चाहिए, इससे अंधविश्वास बढ़ेगा। तो आप चाहते हैं कि रामचरितमानस या तुलसी को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। हमने कहा कि अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, तो हर अच्छी चीज को पढ़ाना चाहिए। आज तो जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो व्यक्तिगत नैतिकता लोगों में होनी चाहिए उसका लोप होता जा रहा है। तो आज नैतिक शिक्षा का वो स्थान जो हम लोगों के प्राइमरी एजुकेशन के समय था, वो नैतिक शिक्षा आज नहीं दिखती है। तो निश्चित रूप से ऐसे चीजों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन इसका परीक्षण करके बनाना चाहिए, क्योंकि वक्त के अनुसार समय जैसे जैसे बदलता जाता है, लोगों की धारणाएं और सोच बदलती जाती है। अच्छा, जल्दी जल्दी सवालों के जवाब ले लेते हैं, छोटे छोटे जवाब, क्योंकि वक्त भी कम है। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए बहुत हावी है। जी हाँ। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम डीएनए की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी डीएनए की बात हो रही है, क्या कहेंगे जो राजनीति चल रही है इस वक्त? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जिसके पास जब अपना खुद का जो एजेंडा है, जो होना चाहिए, जब वह एजेंडा ही नहीं रहता है तो दूसरे की बात करता है। तो मैंने जो आपसे कहा कि राजनीतिक लोगों का एजेंडा राजनीति करना है, तो हम धर्म पर बहस क्यों करें? उनके पास, माननीय ब्रजेश पाठक जी के पास, जब उनके विभाग का कोई काम ही नहीं रहता है, सरकार की छवि कैसे अच्छी बने, इस प्रदेश के लोगों को कैसे अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सके, जब उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत बार आपने सुना होगा, हम लोगों के द्वारा, मेरे द्वारा भी बहुत बार सवाल उठाए गए। उनका जो उत्तर देने में जो दिलचस्पी होनी चाहिए, वह उत्तर ना दे करके विषयांतरित उत्तर देने का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल एजेंडे से हट करके वो डीएनए पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डीएनए पर जो चर्चा हो रही है वो केवल लोगों की दिशा को भटकाने के लिए हो रही है, और जो सवाल वो समाजवादी पार्टी पर दागने की कोशिश करते हैं। आज सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका कद बिल्कुल कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको कोई सुन नहीं रहा है, विभाग में कोई सुन नहीं रहा है। वो कितना कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपने गिरते हुए वजूद को संभालने के लिए वो समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं, उसका डीएनए देखने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए खराब है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए संविधान विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं का डीएनए आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, पीडीए विरोधी है। उस पर फालतू की बहस नहीं करना चाहिए। जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने डीएनए पर करी है, उस पर विराम लगा करके इस प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदेश में शिक्षा की सुविधाएं, प्रदेश को विकास के पथ पर कैसे आगे ले जा सकते हैं, अगर इस पर चर्चा कराएं तो बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल था, बहुत शॉर्ट में जवाब चाहिए क्योंकि समय कम है। मैंने पहले कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं और कहा कि ये नूरा कुश्ती हुई है, हमारी बहन बेटियों के सिंदूर का मखौल उड़ाया गया है, कितने आतंकवादी मरे, कितनी जो है वो कितना नुकसान हुआ, ये बात स्पष्ट जो है वो सरकार नहीं कर पा रही है। देखिए, और अखिलेश जी, इसी में जोड़ लीजिए, अखिलेश जी का भी एक बयान आया था, कहा जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो उन्होंने कहा कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। बेशक मैं इस बात से सहमत हूं। जब पुलवामा हुआ था तो देश बहुत गमज़दा था, देश की आंखों में आंसू था और लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी थी। लेकिन उस पुलवामा के बाद इतना दिन गुजर गया, कितनी जांचें हुई, क्या आज देशवासियों को पता है कि उस पुलवामा की घटना में सरहद का देश का कौन सा गद्दार था, जिसकी वजह से 300 किलो आरडीएक्स 300 किलोमीटर घूमता रहा हो? क्या उसे सजा मिली? आज जब पहलगाम की घटना हुई, अभी एक ज्योति मल्होत्रा का
मामला आपने सुना होगा। हमारे देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी किया उनको परिणाम मिल रहे हैं। तो पहलगाम की घटना के बाद देश फिर से उसी राह पर था और उम्मीद कर रहा था कि नहीं, अगर हम जवाब दे रहे हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी लौट करके आए, उनकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लौट करके आए, लगा कि प्रधानमंत्री जी वापस आ गए और अब पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो जो सर्वदलीय बैठक बुलाई, उनकी चर्चा में शामिल होने के बजाय बिहार में अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने चले गए। सर्वदलीय बैठक में चर्चा भी ना हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सेना को सारे अधिकार दे दिए। तब भी देशवासियों को पता था कि हमारी देश की सेना निश्चित रूप से सक्षम है, उस पर भरोसा है, उसके शौर्य पर, उसके पराक्रम पर भरोसा है। अब जो हमारी उम्मीदें हैं, हमेशा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सदन से लेकर के सड़क तक इस बात को कहा है कि अब तो बात पीओके पर होगी, पीओके लेकर के रहेंगे। तो देश फिर से याद करने लगा 1971 को, दिसंबर के महीने में, जब 14 दिनों में भारत की सेना ने, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब आदेश दिया, तो उस समय भारत की सेना ने पूरी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया। इसको सुकून मिला कि जहां से हमारे देश में अशांति फैलती थी, जहां से घुसपैठ होती थी, हमने उसको तोड़ करके अलग कर दिया। देश उम्मीद कर रहा था कि पीओके भारत की सरहद का अंग बनेगा इस जवाबी कार्रवाई से, लेकिन बीच में सेना को रोकना, सीज फायर की घोषणा करना, ये देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। और वह भी उस अमेरिका के कहने पर, अमेरिकन राष्ट्रपति के कहने पर, जिसने अभी भारतवासियों को हथकड़ियां लगा करके भारत भेजा हो। क्या दोष था भारतवासियों को? अगर अमेरिका में जाकर के अवैध रूप से घुसे थे तो उसका जिम्मेदार अमेरिका का सिस्टम है, अमेरिका का प्रशासन है, जिसने अवैध तरीके से उन लोगों को अंदर आने दिया। क्या उन्होंने वहां पर जाकर बैंक डकैती की थी, वहां पर लूट किया था, हत्या किया था, बलात्कार किया था? उनको हथकड़ी लगा करके क्यों भेजा गया? अगर उनको भेजा जाना था तो सबसे पहले उन लोगों को सजा देना चाहिए था अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा, जो अमेरिका की सरहद के भीतर उनको अपने करप्ट सिस्टम से लेकर के गए थे। उन पर कार्रवाई करने के बजाय देशवासियों का अपमान इस तरीके से, जो राष्ट्रपति इस तरीके से हमारे भारतवासियों का अपमान करे, हम उसको आकार नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए भी देश नाराज है, इसलिए हम भी नाराज है, हमारी पार्टी भी नाराज है और देश का एक एक नागरिक नाराज है। कि देश को उम्मीद थी कि इस बार आर पार हो रहा है। जब भारत की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है तो निश्चित रूप से हमको पीओके चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बारंबार ये बात कह करके देश की संवेदना लेने का काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। तमाम मुद्दों पर बात हुई डॉक्टर साहब से और उन्होंने बहुत ही विस्तार से चीज़ों को बताया कि किस तरह से कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर समाज में बातें हो रही हैं, समाज में चर्चाएं हो रही हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम आप आगे भी देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।